वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो बहुत ही सीमित दायरों का कारोबार, हालांकि 26,000 के नीचे समय निफ्टी कामकाज कर रहा है फीके वॉल्यूम्स के बीच में, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही नहीं है और बाजार में थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिल रही है। वहीं सेंसेक्स में 85,000 के नीचे का लेवल है, 84,797 का। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है, 175 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये सप्ताह जो है, अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी बचे हैं इस साल के, यानी कि साल 2025 के, और 2026 का हम अच्छे इकोनॉमिक डेटा से स्वागत तो करेंगे, लेकिन जो ट्रिगर्स के रहेंगे 2026 के लिए, वो पहले तो अर्निंग्स है, उसके बाद बजट है और उसके बाद ट्रेड डील की संभावनाएं जो अभी भी बनी हुई हैं। इस बीच बाजार में हमको क्या करना चाहिए और 2026 की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज के जो गेनर्स है मार्केट में, जो मेटल शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज एक बात बता दूं आपको कि सभी इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में है। एक ही इंडेक्स जो अपने गेन्स को बहुत मजबूती से निभा रहा है वो है मेटल इंडेक्स, और मेटल इंडेक्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। हिंद कॉपर, हिंद जिंक, इनके बारे में भी बात करेंगे। टाटा स्टील आज निफ्टी का टॉप गेनर है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बाकी सब में राना पा चुका है। टाटा स्टील की कैचिंग अप एक्सरसाइज अब शुरू हो चुकी है। तो मेटल स्पेस में आपको कैसे देखना चाहिए, किन शेयरों पे आपको अभी भी अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर सचिन सरवदे, ही इज एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट IDBI कैपिटल मार्केट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गौरांग सर। गौरांग सर, बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार, ये आखिरी कुछ ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं साल 2025 के, कैसा लग रहा है और आपको, और ये बताइएगा कि बाजार में अब करना क्या है? सेम सवाल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे जी, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। देखिए, हायर सिंगल डिजिट के आसपास का रिटर्न आज के तारीख में सेंसेक्स और निफ्टी हमें दे रहा है जी। 8.5% के पार सेंसेक्स और करीबन 9.5% के पार निफ्टी। जो भी घटनाएं घटी है साल 2025 में, उसको देखते हुए ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, जो भी परिस्थितियां थी, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जी। आने वाले समय में अब तिमाही नतीजे 10 जनवरी के आसपास चालू हो जाएंगे आना, फरवरी में बजट होगा। इस दरमियान में अच्छी बात यह कि हमारी जो निर्भरता आयात निर्यात को लेकर के अमेरिका पे थी, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट काफी कुछ देशों से हस्ताक्षर किए, मोहर लगाए, ताकि हमारी निर्भरता कम हो। और एक अच्छा सबक मेरे ख्याल से हमने सीखने मिला है, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने किया जो भी टैरिफ को लेकर के, हमने एक सबक सीखा और उसको कदम दुरुस्त करने के लिए हमने कदम उठाए, और हम ऐसे करते रहेंगे। आने वाले समय में कौन सी तारीख पर किस मात्रा में किस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड विवाद कम होता है, वो तो समय ही बताएगा। उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं भविष्यवाणी करने के लिए या आगे बढ़ते हुए टिप्पणी करने के लिए। 2026 मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2025 के साल के मुकाबले में एक अच्छा साल होगा, जहां पर काफी कुछ स्पष्टीकरण आ जाएगा और आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। जहां तक प्रश्न है विदेशी संस्थागत निवेशकों का, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बजट के बाद, बजट नहीं तो कुछ समय बाद वो जरूर भारत देश की तरफ देखेंगे। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ते हुए विकास दर के आंकड़े, महंगाई कम, ब्याज दरें कम, कॉर्पोरेट जगत के नतीजे अच्छे और एक बढ़ती हुई आबादी जो खपत को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो समीकरण यही है कि ठीक है 2025 और कुछ साल ऐसे होते हैं गीतू शेयर बाजार में, हमें ये मान करके चलना चाहिए, समझ करके चलना चाहिए कि कुछ साल होते हैं ऐसे जहां पर आपको 15-20% का रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन 10% भी खराब नहीं है, 8.5% भी खराब नहीं है, और हो सकता है यहां से सुधार की उम्मीद हो। तो सूचकांक पे 12 से 15% का अनुमान है 2026 में, साल 2026 में रिटर्न का, और क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर शायद हम थोड़ा बहुत इससे अच्छा कामकाज कर सकते।
सचिन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप बताइएगा, निफ्टी अब 26,000 के नीचे आ चुका है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? पेशेंस बनाए रखनी चाहिए या फिर लॉन्ग इस ट्रेड में बनते आले पैसे आले ये मग तुझं काम झालं की ये मग ओके ओके। सचिन, कैन यू हियर मी? हाँ राइट। अभी करंटली जो 26,000 के नीचे चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे एक चीज जो हुई है टेक्निकली, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 20,000 जो डेली मूविंग एवरेज है उसके नीचे आया है एक्चुअली। तो ये टेक्निकली वीकनेस आ रहा है। प्लस पीसीआर रेशियो जो है, अगर मैं डेरिवेटिव डेटा को इसमें कंबाइन करूं तो पीसीआर रेशियो भी काफी नीचे है करंटली। ओके, 750 रुपए ज्यादा करंटली 0.58% पे है। तो वो मम्मी को दे दो आप। हाँ गौरांग सर, आप अब म्यूट पे जाइएगा प्लीज। हम सुन नहीं पा रहे दूसरे गेस्ट को। चलिए बताइए सचिन। ठीक है, तो मैं वापस से बता देता हूँ कि निफ्टी करंटली क्या हुआ है कि 20 डे मूविंग एवरेज उसके नीचे आया हुआ है। ये एक शॉर्ट टर्म वीकनेस को सजेस्ट करता है। और सेकंडली, अगर मैं इसको कंबाइन करूं डेरिवेटिव डेटा से, तो एक्चुअल क्या हुआ था कि 26,200 पे कॉल राइटर्स थे। अब उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड करके शिफ्ट कर दिया 26,000। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,000 हो गया है, अगर मैं कल के एक्सपायरी की बात करूं तो। और अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की भी बात करूं, अगर 6 जनवरी की जो एक्सपायरी है उसकी भी बात करूं, तो 26,100 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। तो बेसिकली वो क्या दर्शाता है कि ये एक रेजिस्टेंस को दर्शाता है। और एट द सेम टाइम 26,000 पे अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का है। अगर हम लोग आज इस तरीके से क्लोज कर रहे हैं कि 26,000 के नीचे है, तो ये जो पुट राइटर्स जो होते हैं, ये फोर्स हो जाएंगे अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना। मतलब उन लोगों को अपने जो राइट किए हुए पोजीशन से वहां से निकलना पड़ेगा और शिफ्ट होना पड़ेगा लोअर साइड पे। तो जो लोअर साइड में जो मुझे दिख रहा है जहाँ पे सपोर्ट है, वो है 25,700। जो 6 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसके लिए। लेकिन अगर मैं कल के एक्सपायरी की बात करूं, तो ये मुझे अभी एज ऑफ नाउ जो रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है 25,000 और 25,900 और 26,000 इसके बीच में लगता है। जब तक 25,900 ब्रेक नहीं होता है, तो आज के दिन कुछ बहुत बड़ा एक्शन मुझे नहीं लगता आएगा। बट अगर वो आता भी है, तो नीचे में 25,800 जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है मार्केट के लिए। अगर मैं थोड़ा सा और मीडियम टर्म की तरफ जाऊं, तो मैं लास्ट वीक की अगर बात करूं, तो लास्ट वीक एक ग्रेवस्टोन डोजी का एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया है। तो जब भी क्या होता है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हो या बेरिश हो, अगर उसका लो या हाई ब्रेक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप चल रहा है। तो अभी इस केस में क्या हो गया है कि एक फॉलो अप सेलिंग आ गई है मार्केट में। और इसका भी जो टारगेट है वो कोइंसाइड कर रहा है 25,700 के आजू बाजू। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस में ऐसा बोल सकता हूँ कि 25,700 पे है, क्योंकि 25,700 पे अभी एक 50 डे मूविंग एवरेज भी है उधर। तो वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा एक बार कि किस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अगर इस पूरे महीने में देखें सचिन जी, बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंक निफ्टी ने एक्चुअली क्या हुआ है कि बिकॉज वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, तो अभी वहां पे थोड़ा सा ब्रीदर आया हुआ है। और एट द सेम टाइम उसमें भी जो हम लोग पोजीशन चेक कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की, तो उसमें क्या हुआ है कि एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है। 59,500 पे कॉल राइटर्स थे, वो उनका जो पोजीशन है जो कल की एक्सपायरी है उसमें शिफ्ट हो चुकी है और अब वो 59,000 पे आ गई। तो ये काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे 59,000 को वापस से कैप्चर करना बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, अभी एज ऑफ नाउ जो है 58,800 के करीब चल रहा है मार्केट। तो अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है 59,000 के नीचे, तो नीचे में काफी दिक्कत आ सकती है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 58,500 लेवल्स पे आ रहा है। अगेन अगर मैं वीकली पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसमें लास्ट वीक जो है वो डोजी कैंडल बना हुआ था और उसका लो ब्रेक हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो इसका भी जो सपोर्ट लेवल्स है वो कोइंसाइड कर रहा है डेरिवेटिव डेटा जो है, जो पुट लेवल्स 58,500 उसके करीब। और एक है कि यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है 58,500 पे, वो भी कोइंसाइड कर रहा है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट आ रही है, बट वो लोअर लेवल्स पे है। तो एज ऑफ नाउ यही दिख रहा है कि वो शायद उसको सपोर्ट की तरफ मार्केट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल।
नया दिन और नया रिकॉर्ड, सिल्वर एक नए ऊंचाई पे है, ऑल टाइम हाई पे सिल्वर के दाम जो है वो $75 के आसपास इस समय 78 के आसपास भी गए थे, और सोना में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के दिन में देखने को मिल रही है, लेकिन सिल्वर आपकी स्क्रीन पे है $78 के आसपास, ऑल टाइम हाई। ये कभी स्तर देखा ही नहीं, और इसके चलते हुए दो स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान जिंक विच इज़ बेस्ड ऑन सिल्वर, और हिंदुस्तान कॉपर के दाम भी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे देखें तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास ही है। पहले हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। स्टॉक इज़ अप 30% इन पास्ट 1 मंथ, एक महीने में 30% का इजाफा, और सिल्वर में हमने देखा कि करीब 50% का इजाफा हम एक महीने में देख चुके हैं। और जो हिंदुस्तान जिंक है, इट्स टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइंस है इसके पास, और ओनली इंटीग्रेटेड एंड लिस्टेड सिल्वर कंपनी इंडिया में है। तो हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में ऑल टाइम हाई का लेवल हमने देखा 640 के आसपास कामकाज कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर, गौरांग सर, दोनों ने ही अब तारे दिखा दिए हैं। मतलब अब सिल्वर को तो क्या पूछूं आपसे, सिल्वर गोल्ड तो हमेशा ही पूछती हूँ आपसे, अब हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इनमें क्या करना है? तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ गीतू जी, जब मैं फोन पे वार्तालाप कर रहा था तो म्यूट करना भूल गया था। आपसे और सचिन जी से भी क्षमा मांगता हूँ, और दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ। मुझे आदत नहीं है म्यूट अनम्यूट करने की, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। नो वरीज। तो देखिए, प्रेशियस मेटल्स पर तो अभी भी सकारात्मक नजरिया है, और काफी समय से हमने सोने चांदी के ऊपर निवेश डाइवर्सिफाई करने के लिए बात की है दर्शकों को, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है। भले 2,45,000 या 2,50,000 के आसपास चांदी चली गई हो, या फिर 1,40,000 1,45,000 के आसपास सोना चला गया हो, और यही कारण है जिसके कारण से आपने हिंदुस्तान जिंक, और कुछ हद तक आज मैं अभी पढ़ रहा था कि कॉपर के प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में जिंक के साथ ऊपर जा रहे हैं जी। और क्योंकि ये कंपनियां बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं ये सब धातुओं के साथ, इसलिए यहाँ पर भी ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है हमारी कवरेज है कि नहीं हिंदुस्तान जिंक या हिंदुस्तान कॉपर पर, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनियम और जिंक, कॉपर और कुछ हद तक एल्यूमिनियम, ये जो प्रेशियस, नॉन प्रेशियस, फेरस, नॉन फेरस धातुएं जो है, मेटल्स जो है, यहाँ पर मांग बढ़ने के कारण ऊपर के तरफ के दायरे होने की संभावना है। अब एक चीज हो सकती है गीतू जी के, क्योंकि इतने ऊपर गए तो कुछ कारणवश करेक्शन भी आ सकता है, मुनाफा वसूली भी आ सकता है, लेकिन रुझान ऊपर की तरफ लगता है। और सिल्वर ने जो है ओवरटेक कर दिया है एनवीडिया को टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एसेट आफ्टर गोल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। तो नंबर 1 पे गोल्ड है, नंबर 2 पे सिल्वर है, बाद में एनवीडिया है। बाकी मेटल स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील जो कंसोलिडेट किया है, और लेकिन आज 2.5% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। सेल करीबन 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। जिंदल स्टील, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी 1.5 से 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सचिन, टाटा स्टील, सेल एंड नैल्को एट ऑल टाइम हाई, टाटा स्टील एट 173 और सेल एट 135, तीनों में से आपको सबसे बेहतर क्या लगता है? टाटा स्टील में एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल्स को रीटेस्ट किया हुआ है, और अगेन यहाँ पे एक डाइवर्जेंस की है जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वीकली चार्ट। मुझे कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, थोड़ा सेफ स्टॉक भी है ये, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करता है, बट और यहाँ पे कैसा है कि मेटल्स की जो रैली आई है ये फेवरेबल है इन स्टॉक्स के लिए। तो अगर मेरे को तीनों में डिसाइड करना है तो मैं टाटा स्टील को फेवर करूंगा, और ऊपर में मुझे यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड भी दिखाई दे रहा है, 200 के लेवल देख सकते हैं। और कोई मेटल स्पेस में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर चार्ट्स पे? हिंदुस्तान जिंक जो आज ऊपर से जो करेक्शन आया, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है स्टॉक में जी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिल्वर से, तो सिल्वर में भी अगर इंट्राडे देखेंगे तो जो हाई लगाया है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहां से 8% डाउन चल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको बोलते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है, पैराबोलिक बाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन आते हुए दिखता है। तो अगर मैं हिंदुस्तान जिंक का करंट बात करूं तो 632-33 लेवल्स चल रहा है, और इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 20 डे मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए, और वहां पे एक बार हम देखेंगे कि अगर वहां पे बाइंग आती है तो वहां पे एक लेवल पे खरीदारी बनती है। बट एज ऑफ नाउ इतने एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग करना सजेशन नहीं करूंगा। हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूँ,
सब डिप हो गए हैं इकट्ठे ही, इंट्राडे लो पे सब कामकाज कर रहे हैं, सो प्रॉफिट बुकिंग। हाँ राइट, इवन नेशनल एल्यूमिनियम भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहा है, और 280 जो लेवल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जो सपोर्ट लेवल्स है, और वहां पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे एक बार बाय करनी चाहिए। इन तीनों में अगर मैं वापस चेक करूँ तो मुझे टाटा स्टील ही कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। हाँ, टाटा स्टील क्योंकि चला ही नहीं इस पूरी रैली में, अगर देखें तो दैट हैज बीन अ लैगार्ड।